नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिग फाइट लाइव का मायने है जिंदगी के हर इम्तिहान में खरे उतरने की कोशिश। इम्तिहान में उतरना, उसके लिए तैयारी करना और तैयार होना ज़्यादा अहम है उसके नतीजे से। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। आमतौर पर कहा जाता है कि हर इम्तिहान में अपना बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए। हर इम्तिहान को पास करने, उसमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत और ख़ास टेक्निक की ज़रूरत तो होती है, लेकिन उससे भी अहम है कि नो टेंशन, सो स्माइल प्लीज़। राजस्थान में आज से सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के 10वीं और 12वीं के इम्तिहान शुरू हो गए। इन इम्तिहानों में करीब 19 लाख बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, यानी 19 लाख परिवार, यानी करीब 1 करोड़ आबादी पर इम्तिहान का टेंशन दिखने लगा है। क्योंकि हमारे यहाँ इम्तिहान भले ही सिर्फ बच्चे देते हैं, लेकिन उसका टेंशन पूरा परिवार झेलता है। बच्चे जागे या ना जागें, लेकिन पेरेंट्स की नींद रात भर उड़ी रहती है। छोटे भाई बहनों को भी वजह बेवजह डांट खानी पड़ती है। फिर पेरेंट्स के अलावा टीचर्स और स्कूल पर भी दबाव होता है बेहतर रिजल्ट्स को लेकर। यानी अगले 3 हफ्ते पूरा प्रदेश, पूरा राज्य इम्तिहान के बुखार से पीड़ित है। तो इस मर्ज का इलाज रखने वाले डॉक्टरों से बातचीत आज के इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष रहे PS वर्मा साहब, मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर SS नाथावत साहब, करियर काउंसलर आशुतोष पंत साहब, सेंट्रल एकेडमी की प्रिंसिपल डॉक्टर आस्था और करियर काउंसलर दीपक सक्सेना साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिग फाइट में। आज का सवाल हमारा है कि क्या बोर्ड एग्जाम ही ब्राइट फ्यूचर की गारंटी है? जो इम्तिहान सिस्टम हमारा है, क्या वही एक ब्राइट फ्यूचर की गारंटी है? ये हमारा सवाल है। हमने ये सवाल हमारी फेसबुक साइट पर, ट्विटर पर और firstindianews.com पर भी पूछा है, और टेलीविज़न पर भी हमें लगातार दर्शकों की राय मिल रही है। दर्शकों की राय क्या है, ये कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में देखेंगे, लेकिन पहले चर्चा हमारे खास विशेषज्ञ पैनल के साथ। वर्मा साहब, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। आप सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। क्या जो पूरा सिस्टम है, जैसा हमने देखा, उस सिस्टम को आप फर्स्ट ग्रेड देते हैं? देखिए, ये जो सिस्टम है ये काफ़ी समय से चला आ रहा है जी। समय समय पर इसमें बदलाव भी किए जाने की अपेक्षा रही हैं और कुछ हुए भी हैं, किंतु जैसा कि आपने बतलाया कि जो टेंशन है उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अब जो है विद्यार्थी अपनी चुनौती को वैश्वीकरण के हिसाब से देखता है, ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से देखता है जी। और उस परिस्थिति के अंदर वो ये महसूस करता है कि अब उसकी जो मुकाबला है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। और यही कारण है कि पेरेंट्स का भी और बाकी समाज का भी उस पर इतना अधिक प्रेशर रहता है कि वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में अभी कॉप्सी ने जो पिछली बार मीटिंग हुई थी नवंबर में, उसमें भी ये तय किया था कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं उनकी तरफ से जो ध्यान हट रहा है, उसकी वजह से बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है वो नहीं हो पा रहा है। और वाकई ये जो परिस्थिति है इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन की आवश्यकता है। डॉक्टर आस्था, आप तो लगातार बच्चों को देखती हैं, दिन भर देखती हैं, और जैसा हमने जिक्र किया कि बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स ही नहीं, टीचर्स भी, खासतौर से प्रिंसिपल्स पर भी ये प्रेशर रहता है। क्या आपको नहीं लगता कि बदलना चाहिए? ब्राइट फ्यूचर सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में आने से ही होगा? ये बहुत ही आवश्यक है। और मुझे लगता है प्रिंसिपल के ब्राइट फ्यूचर के लिए, टीचर्स के ब्राइट फ्यूचर के लिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ब्राइट फ्यूचर के लिए बच्चों का ग्रेड लाना अच्छा होता है। नहीं, हाँ, ये जनरली स्कूल में ऐसा है कि अगर स्कूल में रिजल्ट अच्छा हुआ तो स्कूल की मान्यता बढ़ जाती है जी। लेकिन ऐसा हर, मतलब अब जो CBSE का, जैसे मेरा स्कूल CBSE का है, तो उसमें अब 10th तक तो बहुत CC करिकुलम में बहुत सारे बदलाव आए हैं, जिससे बच्चों का प्रेशर बहुत कम हो गया है। इनफैक्ट वो अंडर प्रेशर हो गए हैं, तो वो पढ़ाई भी अब कम कर रहे हैं। लेकिन ये प्रेशर जो है, इसको हम स्कूल में टीचर्स के थ्रू, पेरेंट्स से काउंसलिंग करके भी कम करते हैं। क्लास में भी मैं एग्ज़ाम के पहले जाके बच्चों से बात करती हूँ कि नहीं, तुम्हारी तैयारी अच्छी है। उससे बच्चों में एक थोड़ा सा एनकरेजमेंट होता है कि नहीं, हम ठीक पढ़ रहे हैं। फिर उससे हम उसका प्रेशर कम कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए, प्रेशर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे केवल बोर्ड ही नहीं है, तुरंत ही बच्चे 12th लिखते लिखते ही कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं। ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स 12th के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल या बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं 20 जो होते हैं, CPT वगैरह, तो उसमें भी तो प्रेशर है। तो एक मैं समझती हूँ कि ये अंडर प्रेशर ठीक है, लेकिन ओवर प्रेशर जो
पेरेंट्स या टीचर्स करती हैं वो सही नहीं। जी, प्रोफेसर नाथावत, आप क्या सोचते हैं मनोविज्ञान की दृष्टि से, क्या हमारा जो पूरा, जैसे डॉक्टर आस्था भी कह रही हैं, सर भी कह रहे हैं, जो पूरा सिस्टम है ग्रेडिंग सिस्टम, वो हम अच्छे इंसान बनाने के लिए बना रहे हैं या अच्छी मशीनें बनाने के लिए? देखिए, बहुत पहले से कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका आईक्यू ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस ठीक है, तो आप सक्सेस है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत पुरानी हो गई है जी। आप इवन IITian हैं, जी। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट यस। बट नॉट सफिशिएंट। अब आपको न तो बोलना आता है, न कम्युनिकेशन स्किल आती है, न सेंस ऑफ ड्रेसिंग है, जी। न आप किसी को रेस्पेक्ट करना जानते हैं। जी। तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस। यस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आपको रहन सहन, बात करना, और आप देखेंगे ज़्यादातर जो लोग एवरेज इंटेलिजेंस के हैं वो उन्हीं लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं। चाहे वो आप कंप्यूटर्स का ले लीजिए, चाहे प्रोफेसर्स का ले लीजिए, चाहे वाइस चांसलर का ले लीजिए, चाहे नेताओं का ले लीजिए, क्योंकि उन लोगों में एक खास वैल्यूज़ होनी चाहिए और कुछ हिसाब होने चाहिए। और इसके बाद भी एक और कॉन्सेप्ट आ गया, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, SQ, ऑनेस्टी होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए। तो आपका जो व्यक्तित्व है उसमें निखार होना चाहिए। इसमें से कोई बात हम सिखा रहे हैं पढ़ाई में? हम इसमें से कुछ नहीं सिखा रहे हैं, कुछ सिवा एक ही चीज़ सिखा रहे हैं, और उसके लिए पेरेंट्स भी जिम्मेदार है, प्रिंसिपल भी जिम्मेदार है, सारा एटमॉस्फेयर जिम्मेदार है। और इससे हम साइकेट्रिक पेशेंट्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं और उनको सारी उससे आपका प्रोफेशन चल रहा है। नहीं, मेरा चलना ना चलना, क्योंकि देखिए, क्योंकि हम उस प्रेशर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक गार्डनर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, यस। एक इंटेलिजेंस नहीं होती कि मैथमेटिकल है, ये है, वो है। इंटेलिजेंस तो हर चीज़ में है आपकी, किसी में जी। कोई। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले बच्चे का देखना चाहिए 10th के बाद में कि इसका कौन सी साइड में है, और उसके हिसाब से हमें उसे तैयार करना चाहिए। जी। पंत साहब, ऐसा लगता है ये पूरा जो सिस्टम है ना, उसकी गड़बड़ की वजह आप हैं, आप और सक्सेना साहब, क्योंकि आप करियर काउंसलिंग में कहते हैं नहीं इसकी ग्रेड कितनी आई है, 98 बना कि नहीं बना, A ग्रेड हुआ कि नहीं, A+ हुआ कि नहीं, तो यहाँ होगा तो इंजीनियर बनेगा, वहाँ जाएगा तो रॉकेट साइंस में जाएगा, यदि यहाँ नहीं है तो 80% से नीचे है तो आर्ट्स में। तो सारी झगड़े की जड़ आप हैं, ऐसा नहीं लगता? नहीं, सारी झगड़े की जड़ जो आप है वो पॉलिटिकल आप हो सकती है जी। बेसिकली बात इतना है कि हम लोग स्पष्ट रूप से एक बात कहते हैं सबको, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है। जी। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। ये जो दौड़ है पूरी की पूरी दौड़ चेंज करनी पड़ेगी। वी हैव टू रीडिफाइन द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम जो आपने 3 इडियट की क्लिपिंग दिखाई शुरू में, बिल्कुल वही है। एक्चुअल लाइफ में वही सरवाइव करता है जो प्रेशर सिचुएशन से निकल करके निकलता है, जो डायनामिक है, जो डिफरेंट डायरेक्शन में चलना जानता है, जो भय को फेस करना जानता है। उस सिचुएशन में हमारी एजुकेशन कहीं भी नहीं इस समय टिकती है। तो ये हम काउंसिल शुरू से करते आए हैं। हमने एक स्कूल में सांप डाला था जो काटता नहीं था, पर वो सांप 800 बच्चों के गलों में डाल के देखा और उस पर रिसर्च करके देखा। उन बच्चों को, जो बच्चे डरे नहीं थे, उनके परिणामों में काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट आए। इस तरह के एजुकेशनल सिस्टम्स होने चाहिए, डेवलप होने चाहिए, जो अभी तक नहीं है। हम ये काउंसिल करते हैं लगातार। सक्सेना साहब, जब आपके पास कोई काउंसलिंग के लिए आता है तो क्या आप किसी पेरेंट्स को या बच्चों को एग्जांपल देते हैं कि कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ पाए या अच्छा आपका मन नहीं है तो आप सचिन तेंदुलकर भी बन सकते हैं या शाहरुख खान भी बन सकते हैं? देखिए, मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं यहीं पे एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि काउंसलिंग जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जी। काउंसलिंग कभी भी ये नहीं कहती कि अगर आपके 90% या 80% आ रहे हैं तो आपको साइंस मैथ्स ले लेने चाहिए। जी। काउंसलिंग कभी भी ये नहीं कहती कि अगर आपका बच्चा कहीं किसी फील्ड में जाना चाहता है तो उसको केवल इसलिए रोक दीजिए क्योंकि वहाँ पर उस फील्ड में शायद कुछ रिस्क जो हैं वो ज़्यादा हैं। काउंसलिंग हमेशा ये कहती है कि बच्चे का एप्टीट्यूड जो है, उसकी अभिरुचि जो है, उसको आप पहचानिए। उसको पहचानने के लिए बहुत साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं आज हमारे पास, और उन टेस्ट से लेकर के पेरेंट्स आपके पास किस लिए आते हैं? आपके पास पेरेंट्स मैक्सिमम इसी वजह से आते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे को 10th क्लास के बाद कौन सी स्ट्रीम जो है वो दिलवानी चाहिए। गॉन आर दोज डेज जब ये पेरेंट्स 90% पेरेंट्स जो थे वो ये कहते थे कि साइंस मैथ्स दिलवाई जाए। आज बच्चा जब 90% लेके आता है तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो ये पूछते हैं, सर ह्यूमैनिटीज़ लेकर के या सोशल साइंस लेकर के भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। और उस समय हम काउंसलर्स की जो पोजीशन है वो और ज़्यादा टिपिकल हो जाती है, या उसमें आ जाते हैं हम कि हमें उनको ये बताना पड़ता है कि साइंस ही केवल एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि बच्चा तरक्की कर सकता है, बल्कि सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स,
या और भी कोई जो विधाएं हैं उसमें भी बच्चा जाकर के अपने लेवल पर आगे बढ़ सकता है, बशर्ते कि उसमें वो एप्टीट्यूड हो। एवरी डॉक्टर, एवरी इंजीनियर, एवरी लॉयर, एवरी सीए आर नॉट द सक्सेसफुल वंस, और उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि उनका एप्टीट्यूड अगर उस फील्ड में है तो वो सक्सेसफुल होते हैं, अदरवाइज वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वर्मा साहब, जैसे हमने सचिन तेंदुलकर का जिक्र किया है, या शाहरुख खान, आमिर खान, किसी का भी जिक्र कर लें, जो लोग उस तरह के रेगुलर प्रोफेशंस में से नहीं है, क्या सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में आप जैसे विद्वत लोग और सारे लोग बैठते हैं, एडवाइजरी बोर्ड पर भी बात होती है, एनसीईआरटी जैसी जगहों पर भी बात होती रहती है, क्यों नहीं हम इस पर सोच रहे हैं? अभी तक हम उसी पढ़ाई को क्यों करा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है जी। वो हमारे यहाँ आबादी की है। हमारे यहाँ जो इतनी अधिक आबादी है, आबादी आपको सोचने से मना करती है? नहीं, सोचने से तो मना नहीं करती, लेकिन इस आबादी में जो मांग है उसके अनुरूप जो प्रेशर आता है स्कूल खोलने का, विद्यालय खोलने का, जगह जगह, वहाँ पर सेलेक्टिविटी नाम की चीज़ नहीं है, क्वालिटी नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ हम जो भी कर रहे हैं वो गुणात्मक नहीं, बल्कि हम उसको विस्तृत बनाए जा रहे हैं। और मैं समझता अपनी हूँ फाइल फिल करने के लिए। हाँ, मैं सोचता हूँ कि शायद ये एक अच्छा प्रयास रहेगा कि 10वीं तक सबको शिक्षा दी जाए। उसके बाद जो हमारा ये बार बार जो हायर एजुकेशन में या जो भी डिफरेंट स्ट्रीम्स में, इसमें संख्या बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं सोचता हूँ कि क्वालिटी पर अगर विशेष ध्यान दिया जाए हायर एजुकेशन के अंदर, और ऐसी परिस्थिति में हमें कोर्स को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। और जैसा कि सक्सेना साहब ने बताया कि जो उनकी अभिरुचि है उस पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो अभी पेरेंट्स हैं वो अभी उस स्थिति में नहीं आए कि वो सक्सेना साहब की या पंत साहब की जो सोच है या जो उनकी जो धारणा है उसके अनुरूप अपने बच्चों को बता सकते। नहीं, पेरेंट्स तो सोचते नहीं, वो तो आप जैसा करते हैं वो आदेश पूरा करते हैं, आप करते हैं वो पढ़ाई करवाते रहते हैं, वो डॉक्टर आस्था के पास चले जाते हैं, हमारे बच्चों को ये ग्रेड पूरी हो जानी चाहिए। आप यदि स्पोर्ट्स पर फोकस करते हैं कि भाई हमारे बच्चे ओलंपिक्स में जा सकते हैं, हमारे बच्चे कॉमनवेल्थ में कर सकते हैं, एशियाड में कर सकते हैं, उसके लिए भी तैयार होने चाहिए बच्चे, तो पेरेंट्स तो उस पर करने लगे। पेरेंट्स को तो चाहिए कि उसका बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। देखिए, जैसा आपने कहा स्पोर्ट्स की इसकी बात कही, आप बताइए कितने ऐसे स्कूल हैं जिनके स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हैं? आप देख रहे हैं जो हमारे यहाँ परिस्थिति, हमारी प्रायोरिटी नहीं है ना, यही हमारी, तो मैं आपसे कहा ना, हमारी प्रायोरिटी, हमने कहा ना क्वांटिटी के हिसाब से जो हम बढ़ाए जा रहे हैं, हमारे पास स्थान नहीं है, हमारे पास खेल के मैदान नहीं है, हमारे पास वो सुविधा नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि जो संस्थाएं हैं उनको इस प्रकार से डेवलप किया जाए कि वहाँ उनका सर्वांग, जैसे मैंने आपसे कहा, सर्वांगीण विकास हो सके। तो उसके लिए सारे जो हमारे सभी विधाएं हैं उनका हमें ध्यान रखना होगा। और एक बात और भी है कि एक प्रेशर का एक कारण और भी है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक कहानी है पुरानी कछुए और खरगोश वाली, होता क्या है कि शुरू में जो बच्चा है वो स्टार्टिंग में उसके ऊपर इतना नहीं, और जब वैसे से परीक्षा नज़दीक आती है उस पर तनाव बढ़ता जाता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर निरंतरता बनाई जाए और इसमें थोड़ा सा सुविधाएं जो हैं उस पर और अगर ध्यान दिया जाए, और स्कूल्स की संख्या चाहे कम हो लेकिन स्कूल की जो क्वालिटी है उस पर ध्यान दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि शायद स्कूल की संख्या तो पहले ही बहुत कम है। हम लोगों को एडमिशन करवाने में अभी पूरे नर्सरी एडमिशन में पूरी एक इतनी ताकत लगी जितने पार्लियामेंट के टिकट लेने में नहीं लग रही आजकल बच्चों को। नहीं, आपका कहना सही है साहब, लेकिन दूसरी ओर देख रहे हैं जयपुर में जो बहुत पुराने स्कूल हैं, जैसे आपने देखा तोपखाना स्कूल है, ये बंद होते हैं। यानी समस्या ये है कि जहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के टीचर सेलेक्ट होते हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वहाँ बच्चे एडमिशन सबसे बड़ा स्कूल होगा कैंपस के हिसाब से जी, तोपखाना स्कूल। तोपखाना स्कूल बंद हुआ है। आप ये दूसरा जो आप पोद्दार स्कूल देख रहे हैं, इसकी स्थिति भी ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी ये बड़ा अजीब स्थिति है कि जो अच्छी संस्थाएं हैं, जो पुरानी गवर्नमेंट की संस्थाएं, वहाँ बच्चे प्रवेश नहीं ले रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो ऐसी संस्थाएं जहाँ पर की बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, वहाँ बच्चे जा रहे हैं। चलिए, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारा खास पैनल हमारे साथ है। बच्चों का टेंशन कम कैसे हो और पेरेंट्स का टेंशन भी कैसे कम हो और बेहतर बच्चे कैसे निकले, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। तुरंत लौट कर आते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। 1 करोड़ लोगों के भविष्य का सवाल है। एक तरह से यूँ कह लें कि भाई ज़िंदगी की शुरुआत है, ये एक स्टेज है कि भाई हाँ ये क्लियर कर ली तो एक बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। बल्कि ज़माना तो अब ये है कि भाई जितना बच्चों को आप फ्री छोड़ें खेलने कूदने के लिए, तो और ज़्यादा वो ग्रोथ करेंगे आगे। इम्तहान की तैयारी एक मिश्रित रूप से होनी चाहिए। मेंटली आदमी रिलैक्स फील करे। एग्ज़ाम ज़िंदगी का एक हिस्सा है, कोई भय तो नहीं है। एग्ज़ाम जो हमने पहले पढ़ा उसी को एक रिप्रोड्यूस करने बताने का माध्यम है। इस समय राजस्थान में सेकेंडरी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और हमारा सवाल है कि क्या बोर्ड एग्जाम ही ब्राइट फ्यूचर की गारंटी है, कि यानी बहुत अच्छा फ्यूचर चाहिए, अच्छा भविष्य चाहिए तो बोर्ड एग्जाम से बहुत अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपकी राय हमें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और हम चर्चा कर रहे हैं हमारे खास पैनल के साथ। मैडम, आपसे जानना चाहता हूँ
ये सवाल करना चाहते हैं कि ये टेंशन कैसे कम हो सकता है, लेकिन पहला सवाल मेरा है कि जितने स्कूल्स में हम लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहाँ जैसे ही एंटर करते हैं सबसे पहले बोर्ड लगा होता है जो सबसे अच्छा रिजल्ट पास करने वाले बच्चे हैं। ये एक बड़ी वजह नहीं है टेंशन की? सर सबसे पहले मेरे स्कूल में भी हमारी टीचर्स ने मुझे कहा कि मैडम हमारा होना चाहिए, हमारे स्कूल में 3 साल से बच्चे 12th पास कर रहे हैं, तो मैंने नहीं लगवाया है क्योंकि आई डोंट बिलीव इन रैंक्स। बच्चे अच्छा करें, क्योंकि देखिए अब अभी जो नया पैटर्न AIEEE का आया है उसमें मैं भी तो आजकल विज्ञापन भी देखता हूँ अखबारों में, बड़े बड़े विज्ञापन जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके आते हैं कि कितने बच्चों ने उसमें रैंक लिया है। अच्छी बात है, लेकिन उससे भी एक कंपटीशन के साथ साथ टेंशन क्रिएट होता है। नहीं, लेकिन फिर आप करते हैं 11th में आते आते बच्चों को कहते हैं इनको D सेक्शन में डाल देना, फिर इनको E सेक्शन में डाल देना। जो पीछे वाले बच्चे हैं, ये A सेक्शन के बच्चे अलग हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान देना है। जो 98 आए हैं उनको 99 पर कैसे लाना है, जो 60 पर है उसको 62 पर लाने से ज़्यादा फोकस 98 वाले को 99 पर लाने का होता है। ज़्यादातर ऐसा होता है, लेकिन हमने भी जैसे जो वीक बच्चे हैं उन पे अभी भी हमने एक एक्स्ट्रा एग्जाम करवाया था ताकि वो बच्चों में कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, लास्ट एग्जाम हमने प्री बोर्ड तो अच्छा नहीं किया, लेकिन अब 15 दिन बाद पढ़ने के बाद अब हम अच्छा कर रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश होती है, लेकिन हाँ ये रैट रेस तो है ही, जरूर है। और क्या टिप्स क्या देना चाहते हैं आप? आज बच्चे पढ़ रहे हैं, वो देख रहे होंगे या पेरेंट्स देख रहे हैं बच्चे, तो उनको क्या टिप्स होनी चाहिए कि वो रिलैक्स होकर एग्जाम दे सकें और अच्छा परफॉर्म कर सकें? नहीं, एक तो सबसे पहले वो बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो रूटीन एक पहले से 3-4 महीने पहले से पूरे सिलेबस को एक डिवाइड कर लेना चाहिए कि इतने दिन में मैं ये सब्जेक्ट इतने बजे से इतने बजे तक मैं करूंगा। लेकिन आज तो मुझे की नोट्स की जरूरत है, वो टाइम तो चला गया। आज जो बच्चे आज के लिए तो वही है, जो की नोट्स है, जो अंडरलाइंड है, जो की वर्ड्स है, वही याद करेंगे बच्चे और उसको रिवाइज करके जाएंगे। और अपने को नर्वस ना करें, तो मैं जाने से पहले बच्चों को कहती हूँ कि बैठने समय जब फर्स्ट एग्जाम होता है तो मैं कहती हूँ 1 to 10 काउंट करो, डीप ब्रीदिंग करो, उससे थोड़ा सा बच्चे रिलैक्स फॉर दैट मोमेंट तो जरूर हो जाते हैं। और पेरेंट्स वगैरह और टीचर्स को थोड़ा सांत्वना देनी चाहिए कि नहीं, जो तुम पढ़े हो उतना काफ़ी है, उसमें तुम बहुत अच्छा रिप्रोड्यूस करो। प्रोफेसर नाथावत, जैसे मैडम कह रही हैं कि नर्वस नहीं होना चाहिए, लेकिन नर्वस नहीं होना चाहिए तो अपने आप ही हो जाते हैं हम तो। लेकिन मैं बच्चों एग्जाम के नाम से ही नर्वसनेस आ जाती है। मैं बच्चों के लिए सिंपल वो कैसे नहीं हो नर्वस, वो बताइए आप। मैं बता रहा हूँ, इतना सिंपल फार्मूला दे रहा हूँ कि उसको फॉलो करें जी। पहले तो बच्चों को और पेरेंट्स को और सबको सीखना चाहिए कि 5 C आपके साथ है तो सारी परेशानियों का हल हो जाएगा। पहला तो है कॉम्पिटेंस तो होना ही चाहिए, जो एप्टीट्यूड है, नो डाउट। फिर है कि आपको कंफर्ट भी फील होना चाहिए, आपको भी और दूसरे को भी। कॉम्पिटेंस, कंफर्ट, फिर कमिटमेंट कि भाई 1 घंटा पढ़ना तो उसमें पढ़ना ही है जी। फिर उसके बाद में था चैलेंज, यू हैव टू प्रूव योर वर्थ, यानी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको दिखाना है। और उसके बाद में एक जो चीज़ है वो ये आती है कि जिसको हम ये कहते हैं कि जिसको क्या कहते हैं कि कंट्रोल, आप खुद ही जिम्मेदार हो अपनी सक्सेस के लिए और फेल्योर के लिए, कोई दूसरा नहीं है। तो ये छोटे छोटे फार्मूले, इसके अलावा बच्चे में एक क्या चीज़ होनी चाहिए, उसको सिखाना चाहिए कि कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाए। उसको ये भी बताना चाहिए कि हमें जिसे हम कहते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग कैसे हो, ऑलवेज थिंक ऑप्टिमिस्टिकली, ये तो कुछ न कुछ तो होगा ही। तो कॉन्फिडेंस, दिमाग ही पता नहीं कहाँ घूमता रहता है सर। नहीं, वो दिमाग घूमता है तो उसको योग निद्रा कराइए, सेल्फ हिप्नोसिस कराइए, जैसे आपने बताया ना, हमारे पास तो सब कुछ है जी। मैं जरूर करूंगा, ये होगा। यस, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। जो सोचोगे 1000 बार बोलोगे तो हो जाएगा जी। तो उस तरीके हैं उसके, ऑटो सजेशन है, रीएश्योरेंस है, कैथारसिस है तो सोच ही तो है सारा कुछ। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, जैन साहब, LC जैन साहब जयपुर से। जैन साहब, आपका क्या कहना है? हाँ नमस्कार साहब, जो है मेरा कहना ये है कि आज जो व्यवस्थाएं बदली है, हालांकि पहले भी जो होता रहा है थ्योरी ऑफ सर्वाइवल जो है वो लागू हमेशा से रही है, लेकिन आजकल जो है कुछ अवेयरनेस कुछ ज्यादा बढ़ी है और इसके लिए जरूरी है कि बहुत रूट लेवल से 9th और 10th ही नहीं है,
फ्रॉम वेरी बिगनिंग जो है केजी से जो है इस तरह का डेवलप किया जाए बच्चे को, ताकि आगे स्ट्रेस नहीं आए उसके ऊपर। अब और इसके अलावा सिलेक्शन में जो है पेरेंट्स भी बहुत कुछ रखते हैं। जैसे मैं अपने ग्रैंड सन की बात बताऊं कि उसके जो है 10th के अंदर जो है 98% तो आए थे मैथ्स में और 94 आए थे जैसे साइंस में। मैंने उसे एडवाइस दी कि मैंने कहा तू साइंस मैथ्स ले ले, लेकिन उसने चूज किया ना मैं कॉमर्स लूंगा और सीए में जाऊंगा। नतीजा है वो उससे हाई सेकेंडरी में भी अच्छे मार्क्स आए, लेकिन जो है उसने फिर हाथ खड़े कर दिया कॉमर्स से, सीए नहीं कर पाया वो। तो कई दफे तो तब से आप नाराज चल रहे हैं अपने ग्रैंडसन से कि आपकी बात नहीं नाराज नहीं, मैं औरों के लिए भी सलाह दे रहा हूँ कि जैसे जो है कई बच्चे जो मिसगाइड हो जाते हैं जी, तो मिसगाइड नहीं हो, पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं काउंट करे वो। जी शुक्रिया, वो जो है शुक्रिया वर्मा साहब। डार्विन की थ्योरी जो जिक्र कर रहे थे जैन साहब कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो थ्योरी है वही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ठीक नहीं बैठती ना। असली प्रॉब्लम वही है और आप उसी को लगातार पाले पोसे जा रहे हैं। नहीं देखिए, ऐसा नहीं, ये तो हमारे एक सिस्टम का ही फॉल्ट है जी। थॉमस अल्वा एडिसन सबसे बड़े साइंटिस्ट हुए हैं और उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी। सर आपका ये वाला जो ज्ञान है, आपके पास तो इतना ज्ञान है, ये ज्ञान काम में क्यों नहीं आ रहा हमारे? इसका कारण ये मैंने आपसे कहा ना कि इसमें पूरे जो सिस्टम है, तंत्र है, इस पूरे तंत्र में परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जब सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का जो व्यक्ति चेयरमैन रहा हो उससे ज्यादा कौन बदलाव करेगा? मेरा जैसा आदमी जो मैट्रिक में 40% पे पास हो वो क्या करेगा? देखिए, बदलाव में तो हमने प्रयास किया था, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया। आपकी तरफ तो देखूंगा मैं कि आप जैसे लोग रहेंगे तो कुछ बदलाव हो जाएगा। नहीं, ये बात आपका कहना सही है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो बदलाव के अंदर जो प्रक्रिया है उसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो बदलाव नीचे से शुरू होगा, शिक्षा में जो बदलाव है नीचे से शुरू होगा। जैसे अभी एक मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी ये निर्णय हुआ था कि 8वीं तक किसी को फेल नहीं किया जाएगा जी। उसका नतीजा निकला कि जो बच्चा 9वीं में आया तो आम स्कूल से शिकायत आई कि वो बच्चा कुछ भी पढ़ के नहीं आया, क्योंकि जब तक हमारी नैतिकता में, जब तक हमारे अंदर नैतिक बल नहीं होगा, जब हम अपने विद्यार्थियों के प्रति हमारे जो एक अटैचमेंट नहीं होगा, तब तक ये आप घोड़े को पानी के पास ला सकते हैं लेकिन पिला नहीं सकते। जी सक्सेना साहब, घोड़े को पानी के पास ला सकते हैं लेकिन पिला नहीं सकते। और जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि स्पिरिचुअल बात हो, इंटेलिजेंस की बात हो, ये सब चीज़ें करियर काउंसलिंग का भी हिस्सा हो सकती हैं। जी, आप करते हैं इसको, हिस्से में लेते हैं? इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। इससे जब हम बच्चों को ये बताते हैं कि आप अपने आप को जज करें, आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं, आपके अंदर वीकनेसेस क्या हैं, और उन क्वालिटीज़ और वीकनेसेस के बेसिस पर फिर जब आप अपने स्ट्रीम्स को सेलेक्ट करेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं होंगे। दूसरा एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगा, हमारे जो व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट, ऐसा कभी नहीं हो सकता जी। हम पेरेंट्स गलत भी हो सकते हैं जी, बच्चे भी गलत हो सकते हैं, बच्चे सही भी हो सकते हैं। इसलिए दोनों को बैठ करके एक हेल्दी डिस्कशन जो है वो होना चाहिए कि मैं किस स्ट्रीम में जाऊं और क्यों जाऊं, उसके पीछे मेरी कौन सी क्वालिटीज मेरे को बच्चे को सुने, आप ये करें, बच्चे जुड़े हैं अपने पेरेंट्स के साथ। एक बहुत छोटी सी मैं यहाँ पे स्टोरी आपके साथ नरेट करना चाहूँगा। सुनील गावस्कर जब पैदा हुए थे तब नर्स की गलती की वजह से वो अपनी मदर से हट करके और दूसरे बेड पर जा गए थे। वो मछुआरन का बेड था और जब बाद में जब वो पीक पर थे अपने उसमें, तब एक पत्रकार को इसके बारे में पता चला। पत्रकार ने उनसे पूछा कि अगर आप मछुआरन के बेड से अपनी मदर के पास वापस नहीं आए हुए थे तो क्या होता? उनका हंसते हुए जवाब था कि तब मैं नंबर 1 मछुआरा होता, देश का नंबर 1 मछुआरा होता। सो सी द स्पिरिट, वो जहाँ कहीं भी जाते वो उसको एक्सेल करते। यही स्पिरिट हमारे बच्चों में भी होनी चाहिए, चाहे वो खेल का मैदान हो उसमें भी जाकर के वो एक्सेल करें, चाहे वो पढ़ाई का मैदान हो, रिसर्च हो, सीए हो या लॉ हो, जहाँ कहीं भी उनको जाना है वहाँ पे एक्सेल करना है जी। परसेंटेज दैट शुड नॉट बी मटीरियल। पंत साहब के पास आता हूँ, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से, मोहन जी। मोहन जी, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि मेरा जो बेटा है जी, वो 10th का जो एग्जाम दिया था तो उसके दोस्त ने भी 10th का दिया था सीबीएसई का, और इसने बोर्ड का एग्जाम दिया था जी। तो ये जो बोर्ड का एग्जाम दिया तो इसके नंबर कम आए और सीबीएसई में ज्यादा नंबर आए जी, और दोनों एक साथ पढ़ते थे तो वो थोड़ा सा विकसित है तो उसके ज्यादा है सीबीएसई में, और अजमेर बोर्ड में कम आते हैं जी। वर्मा साहब, कुछ आप ज्ञान दे सकते हैं उन पे? देखिए, बोर्ड में जो परीक्षा प्रणाली है उसमें पूरे स्कूल्स का समावेश है
तो मैं नहीं समझता कि कहीं पर इस तरह का कोई होगा, क्योंकि जहाँ पर पूरे बच्चे एक साथ एग्जाम देते हैं और उनको एक तरह से कॉमन टाइप का जो असेसमेंट होता है, थोड़ी बहुत गलतियाँ संभावित हो सकती हैं, लेकिन असेसमेंट में तो आमतौर पर किस प्रकार की गलतियाँ नहीं होती हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, एक जो सबसे बड़ी दुविधा जो आजकल आ रही है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ये सबसे बड़ा एक कारण है जो बच्चों पर तनाव का है, क्योंकि बच्चा जो है स्कूल से अधिक उसका जो ध्यान है कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है, और पेरेंट्स भी जो है बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं कराते हैं, चाहे वो स्कूल नहीं जावे। और ये इसका सबसे बड़ा जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ रही है वो प्रैक्टिकल्स में आ रही है, क्योंकि अभी सभी हमारे विज्ञान के साथी हैं, प्रैक्टिकल्स में बच्चे आजकल बहुत कमजोर हैं, क्योंकि उनका जो ध्यान है वो केवल मार्क्स पर। तो इसलिए मैंने जब से पहले अपने निवेदन किया कि स्कूल्स को ही मजबूत किया जाए, स्कूल्स को ही इतना मजबूत किया जाए कि बच्चों को स्कूल के बाद कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो मैं समझता हूं कि बच्चे का जो टेंशन है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। ब्रेक पर जाना, लेकिन आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। आज मैंने सुबह मेरे मोबाइल पे एक SMS आया, उसमें लिखा हुआ था कि कागज़ जो है, पेपर जो है, वो अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। बिल्कुल सही बात है, और ये पतंग काबिलियत से ही उड़ेगी। देश में 10 साल देखिए आप, शिक्षा तंत्र बदलेगा, और मेरिट के लिए आप सब लोग और मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब लोग मेरिट में बड़ी बड़ी फोटो छापते हैं फ्रंट पेज पे। ऐसा नहीं है, लाइफ के मेरिट होल्डर्स चलेंगे। लाइफ में बच्चा अगर आगे बढ़ता है तभी वो सक्सेस माना जाएगा। ये चेंजेस होने वाले। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है कि लाइफ के मेरिट होल्डर्स का भी नंबर आएगा। तो इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि लाइफ के मेरिट होल्डर्स हम कैसे बने। हमारा खास पैनल हमारे साथ है, आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। तुरंत लौटते हैं हम, आप भी हमारे साथ बने रहिए।